ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनाव से पहले आरजेडी ने एक और दांव खेल दिया है। आरजेडी ने डोमिसाइल कार्ड खेला है और कहा है कि सरकार बनने पर इसे लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा आरजेडी की तरफ से किया गया है और बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया है। तो डोमिसाइल नीति को लेकर के कई बार छात्र सड़कों पर भी दिखाई दिए बिहार में, और अब आरजेडी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है और चुनाव से पहले ये एक दाव भी माना जा रहा है। तो तेजस्वी यादव की तस्वीर है और इसके साथ वहां लिखा है 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अब डोमिसाइल कार्ड आरजेडी ने जो खेला है, इसका क्या सियासी नफा नुकसान दिख रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, आरजेडी जो है वो डोमिसाइल नीति को लेकर के पहले से ही मुखर रही है। आपको स्मरण होगा कि बजट सत्र जब चल रहा था में भी तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति पर सदन के अंदर जमकर करके बोला था और सरकार को कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ये अधिकार है, बिहार के जो लोग हैं उनका ये अधिकार है। लेकिन सरकार जो है वो डोमिसाइल नीति पर खुल करके कुछ नहीं बोली। और अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में वोट बैंक हासिल करने के लिए एक बड़ा हथियार जो है वो डोमिसाइल नीति भी हो सकती है। और इसी को लेकर के कल तेजस्वी ने एक पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे और सीधे तौर पे लिखा है कि डोमिसाइल नीति जो है वो 100% हम लागू करेंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि तमाम हथकंडे जो हैं वो तेजस्वी अपना रहे हैं कि कैसे भी हो युवाओं का वोट, महिलाओं का वोट, जो बिहार के जो वोटर्स हैं उनका वोट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन ये बात सरकार भी बखूबी जानती है कि डोमिसाइल नीति 100% लागू करना जो है वो कठिन है और इसी को लेकर के नीतिगत जो निर्णय लेने हैं जो वो सरकार डोमिसाइल नीति पर लेने से जो है फिलहाल बच रही है, क्योंकि जो नफा नुकसान है वो तमाम चीजों को सरकार बखूबी जानती है। और चूंकि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बेखूबी बेहतर समझते हैं और जानते हैं। तो कहीं न कहीं ये सिर्फ वोट बैंक का स्टंट है, ये मान रही है सरकार। और इसको लेकर के जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए डोमिसाइल नीति 100% लागू करना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही बिहार में जो है तमाम जो लोग हैं उनकी भर्तियां होती रही हैं, तमाम राज्यों के लोग आते हैं और सभी को यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो नौकरियों में समाहित किया जाता है, चाहे शिक्षक की नौकरी हो या दरोगा का जो वैकेंसी हुआ है। बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों के भी जो लोग हैं, युवा हैं, वो आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो आगे भी ये चीजें बरकरार रहे, ये हम चाहते हैं। सभी को सम्मान करना चाहते हैं और सबके साथ और सबका विकास करना हम चाहते हैं। और इसीलिए डोमिसाइल नीति का हम पुरजोर समर्थन हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन हाँ, अगर समय आता है, ऐसा कोई बातें आती है तो उस पर सरकार निर्णय जरूर लेगी जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरफ से चलिए बिल्कुल, तो एक नया दांव, बड़ा दांव आरजेडी की तरफ से, देखना होगा इसका फायदा कितना आरजेडी को पहुंचता है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सरायकेला से बड़ी खबर, 4 लोगों की मौत हुई है। फांसी लगाकर के परिवार ने खुदकुशी की है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पति पत्नी और 2 बेटी की मौत। आदित्यपुर की चित्रगुप्त कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। टाटा स्टील में सीनियर। बिल्कुल, तो ये खबर है सरायकेला से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आदित्यपुर के चित्रगुप्त कॉलोनी की घटना सामने आई है। टाटा स्टील में सीनियर मैनेजर थे, कैंसर से पीड़ित थे कृष्ण कुमार। दरवाजा तोड़कर फंदे से शव उतारा गया, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दुखद घटना सामने आई है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी हुई है। तो घर में ही पति पत्नी और 2 बेटे की मौत की ये दर्दनाक तस्वीर सामने आई है सरायकेला से, जहां 4 लोग की मौत हो गई है। फांसी लगाकर परिवार ने खुदकुशी कर ली है। एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई है। कल कंपनी का लाइन अप कर रहा था कि वहाँ पर भर्ती होगा, उसके बाद हम कोई व्यवस्था करेंगे। डिपार्टमेंट का यही तरफ से इसका न्यूज आया था। इसके बाद ये किया था तो कल तो ठीक है, कल आपको 6-7 बजे से बत्ती जला। इसके बाद हम लोग हो सकता है सो गया होगा। सोने के बाद क्या हुआ कि सवेरे उठे तो सवेरे से भी लेट से, आप भी जानते हैं, सब कुछ जानता है कि लेट से बीमार था, तो इसलिए हम ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया। हमको टीम में जाना था, मेरा मेंटल प्रॉब्लम है तो वहाँ दवाई टीम में लेने गए थे। तो टीम में से दवाई क्या है तो फिर नहीं बोला। तो इसके बाद मैंने थाना का इन्फॉर्मेशन किया। तो फिर वहाँ से सर वहाँ को बोले कि ठीक है जाइए, एक तो टाइगर मोबाइल को भेजे।
तो उसको आन के फिर उसको उनके सामने मैंने ताला तोड़ा। जांच का क्रम जारी है थाना के द्वारा। संभवतः पता चल जाएगा कि किस कारण से सुसाइड किया गया है। सर बताया जा रहा है कैंसर पीड़ित कुछ था, कोई ऐसा मामला आप लोग की जानकारी में सर? अभी तक ऐसा संज्ञान में पूर्ण ऐसे कोई चीज़ नहीं आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बहुत ही दुखद खबर मिल रही है कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली। इसके पीछे क्या वजह रही है, कुछ पता चला है अभी तक? जी, आपने सही कहा कि जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले में एक दर्दनाक घटना कल शाम को देखने को मिली, जहां एक दिन से पूरा परिवार जो है वो घर से कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। उसके बाद उनके बगल क्वार्टर में रह रहे उनके पिताजी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब दरवाजा खोलती है तो टाटा स्टील के जो सीनियर मैनेजर है कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे सुसाइड कर लिए रहते हैं। हालांकि इस घटना को देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, मगर जैसा कि बातें सामने आ रही कि कैंसर पीड़ित थे और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक लैब को टीम को बुलाया गया है, वो जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं ये घटना बड़ी काफी दर्दनाक है, क्योंकि जिसमें एक मासूम जो है 13 साल की बच्ची और एक 4 साल की बच्ची है, उसको भी फंदे से लटकाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये घटना आखिर कैंसर पीड़ित में था, अगर क्या कारण था, क्यों इस तरह की इतनी बड़ी कदम उठाया गया है, वो जांच का विषय है। पुलिस हालांकि 2 एंगल से जांच कर रही है कि कहीं ये आत्महत्या या हत्या तो नहीं, क्योंकि जिस तरह चारों को एक साथ लटकाया गया, ये कहीं ना कहीं एक दर्दनाक घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, मगर इस घटना के बाद पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैली हुई है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और लातेहार से बड़ी खबर, जहां लातेहार में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की खबर है। मुठभेड़ में नक्सली पप्पू लोहरा ढेर कर दिया गया है। पुलिस के लिए सिरदर्द पप्पू लोहरा बना हुआ था, जिसको मार गिराया गया है। कई बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल था, तो बड़ी कामयाबी इस मुठभेड़ के दौरान। लातेहार से ये खबर, जहां लातेहार में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर किया गया है। मुठभेड़ में नक्सली पप्पू लोहरा ढेर किया गया है और पुलिस के लिए ये सिरदर्द भी बना हुआ था, वांटेड था, तलाश इसकी की जा रही थी और पप्पू लोहरा को मार गिराया गया है। कई बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल था, तो बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों को। तो लातेहार जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी समय समय पर सुरक्षा बल की तरफ से चलाया जाता है, कोशिश है कि इसको नक्सल मुक्त रखा जाए। और मुठभेड़ की खबरें भी यहां से सामने कई बार आती है और इस बार के मुठभेड़ में ये नक्सली मार गिराया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पप्पू लोहरा को ढेर किया गया है मुठभेड़ में, अपडेट क्या आपके पास अभी? जी बिल्कुल, नक्सलियों के जो जेजेएमपी उग्रवादी है पप्पू लोहरा, वो हाल के दिनों में या फिर कहे तो विगत कई वर्षों से पुलिस के लिए चुनौती का सबब बना हुआ था। एक बड़ा सिरदर्द था, 10 लाख का इनामी था पप्पू लोहरा और उसे ढेर किया गया है पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में। दरअसल सूचना मिली थी कि पप्पू लोहरा अपने जो सहयोगी है उनके साथ मौजूद है और उसी के आलोक में पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम जो है मौके पर रवाना होती है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग होती है और इसी फायरिंग में पप्पू लोहरा जो है वो ढेर हुआ है। मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस अभी तमाम चीजों को सर्च कर रही है और उसके बाद ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस तरह से पप्पू लोहरा को ढेर किया गया उससे सुरक्षा बलों और पुलिस का मनोबल जो है वो काफी ऊंचा है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। नवादा से एक बड़ी खबर, एसटीएफ ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। कुख्यात नक्सली दूधनाथ यादव गिरफ्तार हुआ है। खरौंद बेस कैंप ध्वस्त किया गया और बता दें आपको, खरौंद बेस कैंप ध्वस्त करने का आरोपी है दरअसल ये, और पटना के मसौड़ी से गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर, एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, एसटीएफ ने नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। नवादा से खबर मिल रही है, कुख्यात नक्सली दूधनाथ यादव गिरफ्तार हो चुका है। खरौंद बेस कैंप ध्वस्त करने का ये आरोपी है, जिसे पटना के मसौड़ी से गिरफ्तार किया गया है। तो एसटीएफ की ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां सोशल मीडिया पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिससे युवक के साथ मारपीट की जा रही है उस पर लड़की से छेड़खानी का आरोप है। लड़की ने जब परिवार वालों को इसकी जानकारी दी, इसके बाद 4 से 5 युवकों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर डाली। आरोपी युवक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है और शहर की विवेक विहार मोहल्ले का रहने वाला है। मारपीट के
दौरान युवक ने नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बेतिया से बड़ी खबर, 2.5 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 25 किलो चरस जब्त किया गया है। 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है इसकी कीमत। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है एसएसबी और जिला पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 25 किलो चरस जब्त किया गया है और इसकी जो कीमत है वो मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है एसएसबी और जिला पुलिस की यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो बड़ी सफलता है, 2.5 करोड़ की चरस के साथ में 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बक्सर से बड़ी खबर, जहां आपसी रंजिश में जमकर गोलीबारी हुई है। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। राजपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर, जहां आपसी रंजिश और इस आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। पुष्पराज हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। पुष्प, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, क्या पूरा विवाद? इस पूरे मामले में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है, क्योंकि पूरा मामला बालू व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि सुबह किसी बात को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। इस पूरी गोलीबारी में मौके पर 3 लोगों को गोली लगी है और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और कई लोगों को इस गोलीबारी में गोली भी लगी है, जो जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय और कुछ लोगों को सरकारी अस्पताल भेजा गया है। जी चलिए, शुक्रिया पुष्पराज इस अपडेट के लिए आपका। भागलपुर में देखिए, बार बार पुलिस टीम पर हमले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बीते 6 महीने में 6 बार से अधिक बार पुलिस टीम पर हमले हुए हैं। कई बार पुलिसकर्मियों को लोगों ने बंधक भी बनाया है। हमलों में अब तक 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा शराब छापेमारी करने के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुई है। बता दें आपको, उसके बाद खनन और परिवहन मामले में पुलिस पिट चुकी है। लगातार इन दिनों पुलिस पर हमले का ट्रेंड चालू हो गया है और कई ऐसे मामले हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहीं भागलपुर जिले की बात करें तो पिछले 6 माह में आधा दर्जन से अधिक हमले जो है पुलिस पर हो चुके हैं और जिनमें गिरफ्तारी भी हुई है। लगभग 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं कई पुलिस कर्मी जो है इन हमलों में घायल हुए हैं। 2 दर्जन के लगभग जो है पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं और भागलपुर पुलिस के द्वारा भी लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जाती है। वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि शराब माफियाओं के खिलाफ जो है जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो अक्सर वहां पर जो है इस तरह की घटना देखी जाती है, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया, इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। वही कई ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें पुलिस की जो है पिटाई के कारण जो है लोग उग्र हुए हैं और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई है। लेकिन अब जो है पुलिस काफी मुस्तैद है और कहीं भी छापेमारी और इस तरह की घटना होने पर जो है सख्त कार्रवाई का जो निर्देश पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है उस पर लगातार पुलिसकर्मी जो है अब कड़ाई से काम कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां शादी के मंडप से दूल्हा किडनैप कर लिया गया। बारात में मारपीट दूल्हे के साथ हुई, जिसके बाद उसे किडनैप कर लिया गया। मारपीट के बाद से दूल्हे को किडनैप कर लिया गया। 7 फेरे के बाद किडनैप दूल्हा कर लिया गया। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक की यह घटना सामने आई है, जहां शादी के मंडप से दूल्हे को किडनैप कर लिया गया। गोविंद हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। गोविंद, क्या पूरा मामला सामने आया इस किडनैपिंग का? देखिए, ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले की है, जहां पर पैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली से साधु चौक मोहल्ले में सुरेंद्र शर्मा के यहाँ बारात आई थी और बारात में बारातियों के मनोरंजन के लिए लौंडा नाच का इंतजाम किया गया था। घर से काफी दूरी पर लौंडा नाच हो रहा था और नाच के दौरान ही गांव के कुछ लड़कों से विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हुई और इस मारपीट की घटना के बाद तकरीबन 60 से 70 की संख्या में लौंडा पार्टी के सदस्य पहुंचे और लड़की के घर में तोड़फोड़ किए, मारपीट किए और जब इसका विरोध दुल्हा ने किया तो उसे मंडप से ही किडनैप कर लिए।
किडनैप करने के बाद अब जो है पैसे की डिमांड की जा रही है। हालांकि पुलिस पहुंची हुई है घटनास्थल पर, लेकिन अब तक दूल्हे को मुक्त नहीं कराया जा सका है। दूल्हा का लोकेशन भी चेक किया गया है तो लौंडा पार्टी के कब्जे में है और सिवान की ओर लोकेशन बताया जा रहा है। गोपालगंज के जो सदर एसडीपीओ हैं उनसे हमारी इस पूरे मामले पे बात हुई है। एसडीपीओ ने कहा कि जल्द ही दूल्हा को मुक्त कराया जाएगा। सिवान पुलिस, बरौली पुलिस और गोपालगंज पुलिस मिलकर इस पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से किडनैप किया गया है दूल्हा को, उसके बाद से लड़की जो दुल्हन है उससे घर में कोहराम मचा हुआ है। उससे घर के कई सदस्य, महिलाएं घायल हैं और ये कहा जा रहा है कि मारपीट के दौरान घर से लूटपाट भी की गई है। जी राहुल जी, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका गोविंद। मुजफ्फरपुर में भी देखिए पुलिस टीम पर लगातार हमले के मामले मिले हैं और बीते सप्ताह ही देवरिया थाना के बंगरा गांव की महिलाओं ने हमला बोला था। और देखिए बीते महीने में पेचोहा थाना की पुलिस पर हमला हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बोचहा के वाजिदपुर में विवाद सुलझाने के लिए गई पुलिस पर हमला हुआ था। हालांकि इसको लेकर कार्रवाई भी हुई। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सीनियर अधिकारियों ने सख्त एक्शन भी लिया, साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। में इन दिनों लगातार पुलिस पर हमला करने के कई मामले सामने आए हैं और इससे अछूता मुजफ्फरपुर जिला भी नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला में भी बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब पुलिस टीम पर ही हमला हुआ है, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। हाल ही में बीते 5 से 6 दिन पहले देवरिया थाना क्षेत्र से भी ऐसा मामला सामने आया जब एक सूचना पर देवरिया थाना की पुलिस बंगरा गांव गई और वहां पर फिर महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की। इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें बोचहा थाना में भी बीते 1 महीना पहले वाजिदपुर मझौली गांव में जब पुलिस एक सूचना पर गई थी, एक विवाद सुलझाने गई थी, तो वहां पर भी पुलिस टीम पर हमला हो गया था जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसमें सैप के जवान भी शामिल थे। वहीं मीनापुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में एक वारंटी को जब पकड़ने पुलिस बीते महीना गई थी तो उस वक्त वारंटी के परिजनों ने भी पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक एसआई का पैर भी टूट गया था। वहीं कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। ऐसे कई मामले अब तक सामने आए हैं और इससे पहले अगर होली के समय तक की बात करें तो होली के वक्त जब शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उस दौरान शराब कारोबारियों के परिजन जो है वह जजुआर थाने पर हमला उसने कर दिया था और इसका वीडियो भी सामने आया था कि जब थाने पर जो शराब कारोबारी के परिजन हैं वह पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जब पुलिस की टीम पर भी लगातार हमले हुए, जो वरीय पदाधिकारी है ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ हिदायत भी दी जा रही है कि कानूनी कार्रवाई के बीच में ना आए, क्योंकि कानून अपना काम करती है और ऐसे में उसमें हस्तक्षेप करेंगे, पुलिस पर हमला करेंगे तो ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। ईडी की भवन निर्माण विभाग के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी और कार्रवाई के बाद अब भवन निर्माण विभाग ने विभाग के ठेकेदारों को लेकर काफी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। भवन निर्माण विभाग ने ठेकेदारों पर सख्ती करते हुए बिना अनुमति कार्यालय आने पर रोक लगा दी है। टेंडर मैनेज करने के खेल के बाद एक कदम उठाया गया है। ठेकेदारों के मिलने का समय भी तय कर दिया गया है जिससे विभागीय कामकाज सुचारू रूप से चल सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले दिनों भवन निर्माण विभाग में ठेकेदारी की गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी। छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद अब भवन निर्माण विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और भवन निर्माण विभाग के टेंडर को मैनेज करने के खेल और इसके बाद इस मामले में जो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई है उसको लेकर भवन निर्माण विभाग अब ठेकेदारों और संवेदकों को लेकर काफी सख्त हो गया है। भवन निर्माण विभाग ने ठेकेदारों और संवेदकों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उनके कार्यालय में अनावश्यक रूप से आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं ठेकेदारों से मिलने का समय भी अब तय कर दिया गया है। दरअसल भवन निर्माण विभाग में रोज का ऐसा नियम हो गया था कि ठेकेदार और विभाग में जो संवेदक हैं वे बगैर अनुमति के ही चले जाते थे और अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के पास बैठकर अनावश्यक रूप से कामकाज को प्रभावित करते थे। इससे विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कामकाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ठेकेदारों और संवेदकों के इस बेवजह आवाजाही को देखते हुए विभाग के मुख्य निगरानी पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में हिदायत दी गई है कि संवेदक और ठेकेदार अपनी समस्या या सुझाव देने के लिए अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता या अन्य कर्मचारी के पास बैठकर न तो खुद समय बर्बाद करें और न ही कर्मचारियों को या अधिकारियों को बेवजह परेशान करें। अब कागजों में ये आदेश तो जारी हो गया है, लेकिन धरातल पर और वास्तविक रूप में इसको कितना अमल में लाया जाता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
मधेपुरा के आलमनगर में 3 दिवसीय खुरहान खेल महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। खेल महोत्सव में 4000 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और देखिए खुरहान खेल महोत्सव का शुभारंभ डीआईजी मनोज कुमार, जिला अधिकारी तरनजोत सिंह, एसडीएम और एसजेड हसन एवं मुखिया मंजू देवी ने किया। खेल महोत्सव के दौरान कबड्डी, खो खो, दौड़, लंबी कूद, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। समापन समारोह 25 मई को आयोजित होगा। खुरहान खेल महोत्सव का जो जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, इसका आयोजक यहाँ का स्थानीय मुखिया और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुरारी प्रताप जी का है। इसमें यहाँ पर जिला पदाधिकारी, एसडीएम, पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन के तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। तो एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पर और काफ़ी लोगों का और बच्चों का काफ़ी प्रोत्साहन है इसमें और उनकी सहभागिता है इस खेल में, आयोजन में, और काफ़ी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक सुदूर इलाके से काफ़ी बच्चे जो है इस खेल की उपस्थिति दर्ज कराए हैं और हमको लगता है ये एक बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा। आईआरसीटीसी 31 मई से भारत गौरव ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन धनबाद से रवाना होगी। यात्रा 12 रात और 13 दिन की होगी। ट्रेन उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी, नासिक, पुणे और औरंगाबाद के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जाएगी। धनबाद से चलने वाली ये ट्रेन हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदाल नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकेगी। इन स्टेशनों से यात्री सवार हो सकेंगे। दरभंगा से अगर कम से कम 10 यात्री होते हैं तो ट्रेन दरभंगा से भी गुजरेगी। आईआरसीटीसी पुनः भारत गौरव ट्रेन लेकर आई है, गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी के साझा सहयोग से भारत गौरव ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें कि 33% की रियायत दी जाती है। इसी कड़ी में 31 मई 2025 को धनबाद से, जो ईसीआर में आता है, वहाँ से एक 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद आपको शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना हो रही है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को हत्या का डर सता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा खुद बाबूलाल मरांडी ने किया है। झारखंड के डीजीपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए बाबूलाल ने यह कहा कि डीजीपी किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, मेरी भी हत्या हो सकती है। बाबूलाल मरांडी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों उन्हें झारखंड के डीजीपी से लग रहा है डर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कौन करना चाह रहा बाबूलाल की हत्या? कौन रच रहा बाबूलाल की हत्या की साजिश? बाबूलाल मरांडी को किससे हत्या का डर? बाहर निकलने से क्यों डर रहे हैं बाबूलाल? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े लीडर और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को अपने ही राज्य में डर लग रहा है। बाबूलाल को हत्या का खौफ सता रहा है। हैरानी की बात तो ये कि बाबूलाल मरांडी को डर किसी और से नहीं बल्कि उस शख्स से लग रहा है जिसके कंधों पर झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। बाबूलाल मरांडी झारखंड पुलिस के मुखिया अनुराग गुप्ता से भयभीत हैं। एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा है। मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा देंगे। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर निशाना साधा। कहा, डीजीपी गैर कानूनी रूप से पद पर हैं, किसी की भी हत्या करा सकते हैं। मुझे घूमने में भी डर लग रहा है। रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे तो ये आश्चर्य है। प्रेस ब्रीफिंग में बाबूलाल मरांडी ने ये भी आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता को सस्पेंड होने का भी डर नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनैतिक रूप से अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बैठा रखा है क्योंकि अनुराग गुप्ता की सर्विस समाप्त हो चुकी है। बाबूलाल ने लोकायुक्त से लेकर महिला आयोग, सूचना आयोग और पिछड़ा आयोग के खाली पड़े अध्यक्ष पद पर भी
सवाल खड़े किए, जिस पर सत्ता में साझीदार कांग्रेस ने आईना दिखाया। तो आप देखिए इनके कार्यकाल में कितने संवैधानिक पद खाली थे और हमारे यहाँ कितने संवैधानिक पद भरे जा रहे हैं। लगभग 50% से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण आयोग में पद खाली होने पर जनता की शिकायतें नहीं सुनी जा रही, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। पर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन में देरी के कारण ये पद खाली पड़े हैं। लिहाजा अब ये देखना होगा कि हेमंत सरकार इन खाली पड़े पदों को कब तक भरती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।